हेलो फ्रेंड्स। शुरू करते हैं क्लास 3 ऑफ अपेंडिक्स 1 दैट इज़ मैथमेटिकल प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स। हम लोग इस अपेंडिक्स के दो क्लास कर चुके हैं और मैथमेटिकल प्रूफ क्या होता है इसकी थोड़ी बैकग्राउंडिंग भी हो चुकी है। हम लोगों ने मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा और डिडक्टिव रीजनिंग को समझा। और अब इस क्लास में हम लोग प्रिसाइजली ये प्रूफ क्या होता है, गणितीय प्रमाण, हम लोग हेडिंग A 1.5 पेज नंबर 179 से कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज़ अ मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं। ये कीवर्ड है रिगरस प्रूफ। रिगरस प्रूफ होता है इसका अगर डिक्शनरी मीनिंग देखें तो डन वेरी केयरफुली एंड विथ ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। बड़े ध्यान से इसको किया जाता है, सारी डिटेलिंग इसमें होती है और लॉजिक का भरपूर इस्तेमाल होता है। तो प्रूफ को हिंदी में कहते हैं प्रमाण, और प्रमाण से ही जन्म होता है प्रमेय का। प्रमेय अर्थात वो कथन जिसको प्रमाणित किया जा चुका है। ये थ्योरम है, जैसा हमने अभी चर्चा की थी, ये हाईएस्ट पेडेस्टल होता है ऑथेंटिसिटी का। कॉन्जेक्चर को जब आगे सिद्ध कर लिया जाता है, उसको जब प्रमाणित कर लिया जाता है तो वो प्रमेय में परिवर्तित हो जाता है। तो ये रिगरस प्रूफ, ये कीवर्ड आप ध्यान रखिएगा, इसको एनालिटिकल प्रूफ भी कहते हैं। आगे देखते हैं। विदाउट अ रिगरस प्रूफ अ क्लेम इज ओनली ए कॉन्जेक्चर एट बेस्ट। जब तक रिगरस प्रूफ ना किया जाए तो कोई भी गणितीय दावा सिर्फ एक कॉन्जेक्चर ही कहलाता है। हमने उदाहरण देखा था गोल्डबैक कॉन्जेक्चर विच सेज ऑल इवन नंबर्स ग्रेटर देन 2 आर सम ऑफ 2 प्राइम्स। इसे काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ तक वेरीफाई तो ज़रूर किया गया है, लेकिन आज तक ना तो कोई इसका रिगरस प्रूफ किसी ने दिया है, ना ही एक भी काउंटर एग्जाम्पल मिला है। तो ये अभी कंजेक्चर की ही स्टेज पे है। इसे झुठलाया भी नहीं गया है और इनफैक्ट प्रूफ भी नहीं किया जा सका है। तो अगर कहें रिगरसली या एनालिटिकली इसका प्रूव या डिसप्रूव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, इसको काफ़ी लंबी संख्याओं तक, बड़ी संख्या तक वेरीफाई ज़रूर किया गया है, लेकिन वेरिफिकेशन इज़ नॉट सफिशिएंट। हमने ये पहले देखा था पिछली क्लास में। सिर्फ वेरिफिकेशन ही पर्याप्त नहीं है, कभी कभी ये मिसलीडिंग भी हो सकता है। ओके, हमें एक ऐसी अप्रोच की ज़रूरत है जो वेरिफिकेशन से एक कदम आगे हो। कुछ सीमित संख्याओं तक या कुछ सीमित टेस्ट केसेस तक वेरिफिकेशन ही ना हो, एक ऐसा प्रोसीजर हो जिसको हम लोग एब्सोल्यूट प्रूफ मान सके। देयर इज़ अनदर अप्रोच, नेमली प्रूविंग अ स्टेटमेंट। किसी स्टेटमेंट कथन को सिद्ध करना एक ऐसी अप्रोच है जो वेरिफिकेशन से एक कदम आगे निकलती है, और यही गणितीय प्रूफ कहलाता है। ये क्या होता है? ए प्रोसेस विच कैन एस्टैब्लिश ट्रूथ ऑफ ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट बेस्ड प्योरली ऑन लॉजिकल आर्गूमेंट्स इज कॉल्ड मैथमेटिकल प्रूफ। यहाँ कीवर्ड है, पंच लाइन है, प्योरली ऑन लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। केवल तार्किक तर्कों के आधार पर इसे सिद्ध किया जाना चाहिए। इसकी सत्यता को प्रमाणित किया जाता है केवल तर्कों के आधार पर। इसमें किसी प्रकार का गेस वर्क या हंच या स्मार्ट गैस, कॉन्जेक्चर, कोई क्लेम नहीं होता है। प्योरली लॉजिकल आर्गुमेंट्स के आधार पे सिद्ध किया जाएगा, तभी इसको मैथमेटिकल प्रूफ कहा जाएगा। अ प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया होती है विच कैन एस्टेब्लिश द ट्रूथ ऑफ ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट बेस्ड प्योरली ऑन लॉजिकल आर्गुमेंट्स इज कॉल्ड मैथमेटिकल प्रूफ। ये प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, देखिए, देखते हैं, समझते हैं। इसमें कुछ, इस प्रोसेस में कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे आप कह लो कि कैसे शुरू करते हैं या इसकी रेसिपी क्या है, एल्गोरिदम क्या है, ये सब चीज़ें। तो रिगरस प्रूफ बनता कैसे है? टू प्रूव अ थ्योरम वी शुड हैव अ रफ आइडिया एज टू हाउ टू प्रोसीड। शुरू कैसे करें, इसका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। हमने जो भी कंसेप्ट समझे हैं उनका कैसे इस्तेमाल करें, शुरुआत कहाँ से करें, तो यहाँ पे इंट्यूशन काम आता है। इंट्यूशन पे हम चर्चा कर चुके हैं, अंतर्ज्ञान, जिसके आधार पे जो हम अपने अनुभव या एक फील के आधार पे डेवलप करते हैं। इंट्यूशन टू स्टार्ट व्हाट ऑल कंसेप्ट शुड बी अप्लाइड। यदि आपको कुछ भी प्रूव करना है तो पहले आपको एक इंट्यूटिवली अपने अंतर्मन को टटोलना होता है कि भाई अभी तक हमने जो पढ़ा है उस ज्ञान के आधार पर हम कौन कौन से कंसेप्ट्स का आह्वान करेंगे या इन्वोक करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक रफ आइडिया होना चाहिए, होता ही है, कि कैसे शुरू किया जाए। ये पहला चरण हो गया। दूसरा चरण है अंडरस्टैंडिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। प्रत्येक कथन में कुछ ना कुछ सूचना दी होती है, उसे बेसिक प्रेमाइज भी कहते हैं, हाइपोथेसिस भी कहते हैं। उसे समझना होता है कि क्या क्या सूचनाएं हमको दी हैं, जिसके आधार पे हमको गणितीय प्रमाण शुरू करना है। इसमें फर्दर दो घटक कह सकते हैं,
फिल्टर द रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन, डेटा सफिशिएंसी। जो कुछ सूचनाएं दी हैं उनमें से केवल जो रेलेवेंट हैं उनको अलग कर लो और जो रिडंडेंट है उनको छोड़ दो। रेलेवेंट वर्सेस रिडंडेंट। तो जो चीज़ें रेलेवेंट हैं, जो उपयोगी हैं, उन सूचनाओं के आधार पे हम शुरू करेंगे काम प्रूव करने का और रिडंडेंट को इग्नोर कर देंगे। तो जितना डेटा सफिशिएंट है केवल उस पर ही गौर करना होगा। ये टर्म आता है आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता है, जो MCQs होते हैं रीजनिंग वाले, उसमें ये डेटा सफिशिएंसी ये टर्म आता है, तो ध्यान दें इस पर। देन एक और चीज़ है, बेस्ट यूज़ ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन बाय सूटेबल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। हमें दी गई सूचना को का अगर बेस्ट यूज़ करना है ताकि हम प्रूफ को एफिशिएंटली प्राप्त कर सकें बिना किसी कन्फ्यूजन या कॉन्ट्रडिक्शन के, तो हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस भी करते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? इट इंक्रीजेज द विजिबिलिटी ऑफ द गिवन। जो कोई भी सूचना दी है उसकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, जैसे आप लेबोरेटरी में लेंस लगाते हैं तो विजिबिलिटी बढ़ जाती है, उसी प्रकार गणित में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन विजिबिलिटी बढ़ाने का काम करते हैं। दी गई सूचना को बेहतर तरीके से अप्रिशिएट आप कर पाते हैं और एक बार जब अप्रिशिएट करेंगे तो उसको अप्लाई करना भी आसान हो जाएगा। तो पहली चीज़ है फिल्टरिंग, कौन सी सूचना काम की है दी हुई और कौन सी काम की नहीं है। और दूसरी है कि इस दी गई सूचना को की विजिबिलिटी बढ़ाना ताकि इसकी एप्लीकेबिलिटी और अच्छी हो सके। ये दो घटक हैं। तीसरा चरण है, अ प्रूफ इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। सक्सेसिव सीक्वेंस, क्रमागत जो सीक्वेंस होती है गणितीय कथनों की, उनसे मिलकर बना होता है। अ प्रूफ इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। गणितीय रिजल्ट होते हैं, परिणाम होते हैं, वो क्रमागत तरीके से लिखे जाते हैं एक के बाद एक करके। ईच स्टेटमेंट इन प्रूफ इज लॉजिकली डिड्यूस्ड फ्रॉम प्रीवियस स्टेटमेंट इन अ प्रूफ। इसे आप जैसे कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, एक फ्रेज होता है झरने जैसा, एक के बाद एक चीज़ें आती हैं। अगला स्टेटमेंट पिछले स्टेटमेंट से ही डेराइव हो रहा होगा, डेराइव इज द वर्ड। और डिडक्टिव रीजनिंग हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो लॉजिकल डिडक्शन करके हमको एक के बाद एक स्टेटमेंट डेराइव करना होता है और अपने जो वांछित परिणाम तक या प्रूफ जो करना है वहाँ तक पहुँचना होता है। तो एक रास्ता हमको बनाना होता है, लॉजिकल रूट बनाना होता है जहाँ पे हम लोग डिडक्शन का सहारा लेते हैं। इसमें हम पहले से दिए गए जो हमारे पास सिद्धांत, जो नतीजे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं या थ्योरम या एक्सियम या पोस्टुलेट्स होते हैं या पिछले स्टेटमेंट में जो लिखा होता है उसको बेस मान के आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ प्रीवियस स्टेटमेंट इन द प्रूफ, प्रूफ में दिया गया है ये कोई स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं, या कोई एक चिर परिचित मानी हुई थ्योरम या कोई एक्सियम या हाइपोथेसिस या पोस्टुलेट, मतलब जो चीज़ें सत्य हैं उन सत्य चीज़ों से ही आगे बढ़ा जाता है उनको बेस मानकर। यहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग का एप्लीकेशन होता है, इसके बारे में हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं डिटेल में। तो डिडक्टिव रीजनिंग के सहारे हम लोग क्रमवार तरीके से आगे बढ़ते हैं और एक के बाद एक स्टेटमेंट्स को लिखते जाते हैं। कंक्लूजन ऑफ a sequence of mathematical true statement laid out in a logically correct order should be what we wanted to prove। अंत में हमें कंक्लूजन क्या प्राप्त होता है, जो हम सिद्ध करना चाहते थे वो मिला कि नहीं। तो इस क्रमवार प्रक्रिया से अंत में क्लाइमैक्स में या कंक्लूजन में हमको वही परिणाम प्राप्त होता है जो हम सिद्ध करना चाहते थे, हिंदी में अभीष्ट कहते हैं। तो डिज़ायर्ड जो रिजल्ट है उसको पहुंचने के लिए लॉजिकली करेक्ट ऑर्डर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टेटमेंट्स का, ट्रूथ स्टेटमेंट का। और यहाँ पे कॉज इफेक्ट की क्रोनोलॉजी एक अच्छा शब्द है इंग्लिश का, कॉजालिटी। इसके बारे में डिक्शनरी मीनिंग देखिएगा क्या होता है। ये कॉज इफेक्ट की क्रोनोलॉजी है कि किसी चीज़ से कोई परिणाम का जन्म होता है। मैंने कहा था ना साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज भी मास्टर करते चलना है, तो एक अच्छा शब्द है, शब्दकोश है कॉजालिटी, पता कीजिएगा। अब यहाँ पे असली चीज़ क्या है, की इज़ यूजिंग ओनली लॉजिक। हम लोग केवल लॉजिक का सहारा लेंगे, ना तो हम कोई डेटा का वेरिफिकेशन करेंगे जैसा हमने कॉन्जेक्चर में किया था, ना ही किसी विजुअल गट फीलिंग पे बहुत ज़्यादा भरोसा करेंगे कि ऐसा देखने में लग रहा है या ऐसा होता होगा। चित्र में दिए गए ये दो एंगल बराबर लग रहे हैं या दो रेखाओं में से कोई एक दूसरे से बड़ी लग रही है। विजुअल गट फीलिंग जो हमारा सेंसरी परसेप्शन होता है वो कई बार विश्वसनीय नहीं होता है। लॉजिक ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिस पे आप हमेशा आंख बंद करके तर्क पे ही भरोसा कर सकते हैं। तो कॉजालिटी को ध्यान रखते हुए की इज़ यूजिंग ओनली लॉजिक नाइदर डेटा नॉर विजुअल गट फीलिंग। अब कॉन्जेक्चर के बाद की जो स्टेज है, जो प्रूफ वाली स्टेज, इसमें डेटा का उपयोग अब खत्म, डेटा की उपयोगिता खत्म हो जाती है। अब हम लोग प्योरली लॉजिक के आधार पे आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पे अक्सर हम लोग अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं, बीज गणित का, अंक गणित का इस्तेमाल नहीं करते, अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि अलजेब्रा में होते हैं वेरिएबल्स, और वेरिएबल किसी भी अंक का रूप ले सकते हैं, तो वेरिएबल्स की सहायता से हमको जनरलाइज करने में आसानी होती है। तो वी ऑफन यूज अलजेब्रा इंस्टेड ऑफ अरिथमेटिक फॉर जनरलाइजेशन थ्रू वेरिएबल्स। फिर इसमें कई सारे केसेस कवर किए जाते हैं। किसी भी प्रूफ को हम लोग सभी पॉसिबल दशाओं में प्रूफ करते हैं, सारे केसेस चूज करते हैं। तो पहले तो ये सोचना होता है कि सभी संभावित केसेस कौन कौन से हैं। ऑफ कोर्स वो केसेस ऐसे होने चाहिए कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हों और एग्जॉस्टिव भी हों, अर्थात दो केसेस ओवरलैप ना कर रहे हों और सभी केसेस को मिला के सारी संभावनाएं कवर हो जाएं। ये देखेंगे आगे क्या होता है। कवरिंग ऑल द केसेस एंड पॉसिबल सिनारियोज, नो एक्सेप्शंस इन जनरल। तो ये दो हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं, और देखेंगे आप थ्योरम्स में जो प्रूव कर सभी केसेस लिए जाते हैं कि एक केस लिया, ये सिनारियोज देखते हैं, कभी इवन नंबर कभी ऑड नंबर, सारे केसेस अभी एग्जाम्पल में क्लियर होगा ये चीज़ें। और नो एक्सेप्शंस इन जनरल, ताकि हमारा कोई भी एक एक्सेप्शन, कोई अपवाद ना छूट जाए, कोई एक सिनारियो मिस ना हो जाए, इसलिए हम सारे ही केस लेके चलते हैं थ्योरम्स में। एक बड़ा अच्छा मेथड है कॉन्ट्राडिक्शन का, मेथड ऑफ पावरफुल मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, किसी स्टेटमेंट को अगर प्रूव करना है कॉन्ट्रडिक्शन के रास्ते से, तो हम लोग इसका नेगेशन मान के चलते हैं। मान लो ये स्टेटमेंट गलत है, नेगेशन मतलब किसी स्टेटमेंट का विपरीत, उसे गलत मान के चल लेते, खंडन या अपवाद, प्रतिवाद या खंडन कहते हैं नेगेशन को। किसी भी स्टेटमेंट को अगर आप मान के चलो कि चलो ये फॉल्स है, फिर देखते हैं उससे क्या चीज़ें निकलती हैं। देन शो समथिंग इम्पॉसिबल फॉलोज, लाइक फॉल्सिटी ऑफ एन एक्सियम, पॉस्टुलेट इत्यादि। मतलब जो स्टेटमेंट हमको सिद्ध करना है, मान लेते हैं हम कि चलो वो स्टेटमेंट गलत है, तो फिर उससे एक गड़बड़ सा नतीजा सामने आ जाता है, एक इम्पॉसिबल चीज़ फ्लो करती है, जैसे कोई जानी मानी एक्सियम वायलेट हो रही होगी या कोई पॉस्टुलेट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा, विच फोर्सेज अस टू बिलीव दैट द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो हमें अंतोगत्वा मानना ही पड़ता है कि वो स्टेटमेंट सिद्ध हो गया या ट्रू है। ये बड़ा अच्छा तरीका है, हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। थ्योरम 5.1 जब देखी थी हम लोगों ने चैप्टर 5 में, पेज नंबर 67 में, कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। तो हमने इसी मेथड का इस्तेमाल किया था, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास। तो पहले हमने मान लिया वो स्टेटमेंट गलत है, फिर देखा कि उससे एक एब्सर्ड रिजल्ट डराइव हो गया, देन वी आर फोर्स्ड टू बिलीव दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और इट इज़ प्रूव्ड। तो हमने एग्जाम्पल देखा था, एग्जाम्पल में थ्योरम 5.1 चैप्टर 5 पेज नंबर 67, जो यूक्लिड ज्योमेट्री वाला चैप्टर था, उसमें शायद आखिरी सवाल यही था कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। वो क्लास आप चाहे तो रिवाइज कर लें। आगे कंसेप्ट ऑफ नेगेशन, मैं अभी एक छोटी सी क्लास और ले लूँगा, सप्लीमेंट्री क्लास, कि नेगेशन क्या होता है और कैसे किया जाता है। कंसेप्ट ऑफ नेगेशन, प्रतिवाद या खंडन किसी वाक्य का कैसे किया जाता है। ये तर्क है, बेसिकली लॉजिक का फील्ड है, लेकिन मैथमेटिक्स में रेलिवेंट है, क्योंकि इस रास्ते से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को प्रमाणित करेंगे या डिस्प्रूव करेंगे, तो ये सेपरेटली समझना ज़रूरी है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल थ्योरम A1.2, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स नेचुरल नंबर्स इज इवन। प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नेचुरल नंबर्स इज इवन, ये सिद्ध करना है। तो प्रूफ में क्या किया, लेट x एंड y बी एनी टू इवन नेचुरल नंबर्स। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे शुरुआत से अलजेब्रा की शुरुआत हुई है, यूज़ हुआ है। आपने कोई नंबर लिए नहीं केस के रूप में कि 4 और 6 ले लिया, फिर गुणा करके देखा अरे इवन आ गया, चलो। आपने इन जनरल वेरिएबल ले लिए x और y। अब वेरिएबल तो किसी भी संख्या को कवर कर सकता है, तो अलजेब्रा का स्कोप बहुत वाइड होता है, इसीलिए हम लोग अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं। अंकगणित अब पीछे छूट गई। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट एक्स वाई इज इवन। अब क्या किया, x और y दोनों ही इवन हैं, तो x को फर्दर हमने 2m लिख लिया और y को 2n लिख लिया, और जब x इंटू वाई करोगे तो आ जाएगा 4mn। ये तो सिंपली आपने जो बीजगणित पढ़ी होगी, इनका मल्टीप्लिकेशन है। अब एक्स वाई आ गया 4mn। क्लियरली 4mn एक ऐसी संख्या है जहाँ पे 4 एक फैक्टर है, तो किसी संख्या का फैक्टर यदि 4 हो जाए तो निश्चित रूप से वो संख्या इवन होगी। तो यहाँ से प्रमाणित होता है कि एक्स वाई इज इवन नंबर। अब ये अक्रॉस ऑल इवन नंबर्स के लिए ट्रू है। आपने कुछ इसमें टेस्ट केस नहीं देखा, वेरिफिकेशन नहीं किया आपने कि 15-20 संख्याएं लेकर कैलकुलेटर से गुणा करके देखा हो, वो चीज़ें पीछे छूट गई, वो कॉन्जेक्चर वाली बात थी। अब आपने इसको रिगरसली प्रूफ किया है, एनालिटिकली प्रूफ किया है, ये एक रिगरस प्रूफ है, भले ये देखने में छोटा है। और प्रूफ का सिंटैक्स ऐसे होता है कि पहले हम लोग
गिवन लिख लेते हैं, फिर क्या प्रूव करना है वो लिख लेते हैं, और अंत में अपनी जो लॉजिकल आर्गूमेंट के एंड में हम डराइव करते हैं एक्स वाई इज इवन, तो अंत में लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। ये इसकी सिंटैक्स है। सिंटैक्स जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज में होती है वैसे ही प्रूफ में भी होती है, मैथ्स में भी, मैथ्स के सवालों का भी वही लिंग्विस्टिक लगभग होता है पैटर्न। तो हैंस प्रूव एंड में लिख दिया जाता है। एक और एग्जाम्पल, A1.3 प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज डिविजिबल बाई 16। 3 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 16 से भाज्य होता है। अगेन, अब आप टेस्ट वेस्ट नहीं करोगे, यहाँ पे आप वेरिफिकेशन नहीं करोगे, आपने मान लिया 3 क्रमागत इवन नंबर्स किस प्रकार के होंगे, 2n, 2n+2 और 2n+4 इसी प्रकार के होंगे। अब ये झटपट सोचना है आपको, इसमें उलझ के नहीं रह जाना कि यार ये 2n कैसे ले लिया, 2n+2 कैसे आ गया। भाई इवन नंबर हैं तो इवन नंबर में सबसे छोटा 2n है, और इवन नंबर दो दो के अंतर पे आते हैं, तो अगला हो जाएगा 2n+2, उसका अगला हो जाएगा 2n+4। ये झटपट सोचना है। हाँ, अब प्रूव करना है कि इन तीनों संख्याओं का गुणनफल 16 से भाज्य होगा। इनका प्रोडक्ट हुआ 2n इंटू 2n+2 इंटू 2n+4। अब ये जो एक्सप्रेशन आया 2n इंटू 2n+2 2n+4, ये 16 से भाज्य होगा। इसको आपने लिखा, ये एक तरह से देखिए फैक्टर है, यहाँ पे आपने 2 कॉमन ले लिया सब जगह से। जैसे 2 कॉमन लिया आपने, आ गया ये 8n इंटू n, n+1, n+2। ये तीनों का गुणनफल अगर 2 कॉमन लोगे आ जाएगा 8 इंटू, दोनों ब्रैकेट से 2 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 3 बार गुणा हो गया तो 8 हो गया, और अंदर के ब्रैकेट्स 2 से फ्री हो गए, तो क्या 8n टाइम्स n+1 टाइम्स n+2। नाउ वी हैव 2 केसेस। अब देखो केसेस वाली बात कहा था ना, सारे केसेस कवर किए जाते हैं, कोई प्रूफ सभी केसेस के अक्रॉस होना चाहिए, कोई सेलेक्टिव प्रूफिंग नहीं होनी चाहिए कि भाई इस केस में प्रूफ कर ले गए और बाकी में नहीं प्रूफ कर पा रहे हैं, तो फिर थ्योरम प्रूफ नहीं हो पाएगी। ये थ्योरम है, थ्योरम मतलब हाईएस्ट पेडेस्टल ऑफ ऑथेंटिसिटी, ये प्रूफ होनी ही होनी है। अब केसेस टेकन टू कवर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑड इवन, अ प्रूफ हैज़ टू होल्ड अक्रॉस ऑल पॉसिबिलिटीज, नो सेलेक्टिव प्रूफिंग। सेलेक्टिव प्रूफिंग नहीं करनी है कि जितना आसान किया वो कर लिया और जो कठिन ना छोड़ दिया। अब केस लेते हैं, हमको दिखाना है अंतोगत्वा कि ये जो एक्सप्रेशन है 8n इंटू n+1 इंटू n+2 ये 16 से भाज्य होगा। अब ध्यान दो कि 8 के अतिरिक्त जो लिखा है, 8 के अलावा जो लिखा है वो है n इंटू n+1 इंटू n+2। अब अगर n इवन हो गया, n को लिख दिया 2m, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा कैसे, n को 2m लिख दिया, n को 2m लिखते ही ये एक्सप्रेशन फर्दर m में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, m के रूप में आ जाएगा। ये आ जाएगा 16m इंटू 2m+1 इंटू 2m+2। क्लियरली दिख रहा है, अगर n इवन हो गया तो यहाँ पे 16 एक फैक्टर आ गया, तो ये प्रोडक्ट 16 से भाज्य हो गया। अब चलो मान लो कि n इवन नहीं होता, n ऑड होता, और अब n ऑड होगा तो उसकी अगली क्रमागत संख्या n+1 इवन हो जाएगी, तो आपने n+1 को लिख दिया 2r। जैसे ही आपने n+1 को 2r लिखा, अगेन आपको 16 एक प्राप्त हो गया, एक संख्या फैक्टर प्राप्त हो गई। ध्यान से देखें इसको, तो दोनों ही दशाओं में 16 एक फैक्टर के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित रूप से इन बोथ केसेस वी हैव शोन दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज डिविजिबल बाई 16। और वैसे भी आप देखो ऊपर, ये जो एक्सप्रेशन है 8n इंटू n+1 इंटू n+2, देखिए 8 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे 8 को भूल जाइए, n इंटू n+1 इंटू n+2। देखो ध्यान से, n, n+1, n+2 3 क्रमागत संख्याएं हैं, 3 सक्सेसिव नेचुरल नंबर्स हैं, n, n+1, n+2। इन तीनों में से कोई ना कोई एक तो इवन नंबर होगा। भाई n कुछ भी हो, n इवन हो या ऑड हो, 3 क्रमागत नेचुरल नंबर्स, 3 सक्सेसिव नेचुरल नंबर्स में कोई एक तो इवन होगा, अर्थात इन 3 में से कोई ना कोई एक तो इवन होगा ही। कोई एक भी इवन हुआ तो उसके अंदर से 2 निकल आएगा, और 2 ये 8 में गुणा होकर 16 बन जाएगा। 16 बनते ही ये 16 एक फैक्टर आपको प्राप्त हो गया। तो बिना केस बनाए भी आप कह सकते हो कि n इंटू n+1 इंटू n+2 हर दशा में एक इवन नंबर होगा, और इवन नंबर को 8 से गुणा करोगे तो 16 का मल्टीपल ही तो प्राप्त होगा। तो बिना केस बनाए भी आप कह सकते हो। अब ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि n, n+1, n+2 3 क्रमागत संख्याएं हैं,
उनमें से कोई ना कोई तो इवन जरूर होगा। अब देख लो, कोई कोई 3 क्रमागत संख्याएं लिख के दिखाओ जो इवन नंबर ना आता हो, बाय डेफिनेशन संभव नहीं है। इवन नंबर के किसी इवन नंबर को 8 से गुणा करोगे 16 का मल्टीप्लाई आ जाएगा, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। अब एक होमवर्क कीजिए इसी सवाल पे, देखिए इज इट ऑल्सो डिविजिबल बाय 48। ये जो सवाल आपने किया है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या 48 से भी डिवाइड होता है? ये कीजिए, इसमें काम कीजिए कि आप इसमें 10 ट्रिपलेट्स लीजिए इवन नंबर्स के, और कैलकुलेटर से इसको पहले वेरीफाई कीजिए, वेरिफिकेशन वाला स्टेप कीजिए, कॉन्जेक्चर बनाइए, फिर इसको रिगरसली प्रूव कीजिए इसी एग्जाम्पल की सहायता से, कुछ ऐसी बना के। ये DIY है थ्योरम A 1.3 का, इज इट ऑल्सो डिविजिबल बाई 48। किसकी बात हो रही है? 3 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या 48 से डिवाइड होता है हमेशा? पहला काम कीजिए, वेरीफाई कीजिए, 10 ट्रिपलेट लीजिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का, कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंटल क्लास की इसमें झलक है। ये सब करना पड़ेगा, मेहनत कीजिए, नंबरों से खेलिए, प्रूफ करना भी आएगा धीरे धीरे। पहले कॉन्जेक्चर बनाइए, फिर उस चीज़ को ऑर्गेनिकली सीखिए। कोई ऐसा शॉर्टकट या ट्रिक या टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, आप मेथड समझिए, मेहनत कीजिए। एक बार जब कॉन्जेक्चर फ्रेम करना आएगा, फिर स्टेप वाइज वेरीफाई करेंगे, फिर प्रूफ करेंगे, तो चीज़ें आपको होलिस्टिकली समझ में आएंगी, प्रूफ होता क्यों है। भाई हो सकता ना होता हो, ये तो क्लेम है ना केवल, इज इट ऑल्सो डिविजिबल बाई 48। देखिए अगर 10 तक वेरीफाई हो रहा है तो आगे तक कुछ क्या कोई दिक्कत आती है? और अगर लग रहा है कि हाँ यार ये तो होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, तो फिर इसको रिगरसली प्रूफ कीजिए। वही है इंट्यूशन जो कहता है कहाँ से स्टार्ट करें, हाउ टू प्रोसीड, जो पहला चरण था इसका। अब थ्योरम A 1.1 हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 पढ़ने के बाद, लाइन्स एंड एंगल वाला चैप्टर है वो, उसको पढ़ने के बाद वो कंसेप्ट उसमें यूज़ हो रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग थ्योरम A 1.1 को वहाँ पे डिटूर ले लेंगे चैप्टर का, तब पढ़ेंगे। वी कंक्लूड दिस चैप्टर विद अ फ्यू रिमार्क्स। हाँ, इंट्यूशन वाली बात आती है इसमें कि इन ईच प्रूफ हैज़ अ की इंट्यूटिव आइडिया, समटाइम्स मोर देन वन। Intuition is central to mathematicians' way of thinking and discovering results. Very often the proof of a theorem comes to a mathematician all jumbled up. अब mathematician will often experiment, कई बार एक्सपेरिमेंटेशन होता है, एक क्रिएटिव फेज होती है, हम लोग कई जोड़ तोड़ करते हैं, ट्रायल एंड एरर कहा जाता है इसको। जैसे लेबोरेटरी में आप लोग 10 केमिकल मिलाते हो, फिर जाके एक आध बनता है, बाकी बर्बाद हो जाते हैं। उसी तरह मैथ्स में भी होता है, आप लोग कई आइडियाज लड़ाते बढ़ाते हो, कुछ एक सही बैठ जाते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में आपकी लर्निंग होती है, इसको एक क्रिएटिव फेज कहा जाएगा। इट इज़ ओनली आफ्टर द क्रिएटिव फेज सबसाइड्स दैट ऑल द आर्गूमेंट्स आर गैदर्ड टुगेदर टू फॉर्म अ प्रॉपर प्रूफ। जैसे लेगो खेला होगा जिसने, लेगो सिटी या जिग्जा पजल, कुछ उसी तरह का है, आप जोड़ तोड़ करते हो, फाइनली कुछ सांचे बैठ जाते हैं और आपको एक अच्छी सुंदर तस्वीर, जिसको हम मैथमेटिकल प्रूफ कहते हैं, वो प्राप्त होती है। तो इंट्यूशन क्या हुआ? सेंट्रल टू मैथमेटिकल थिंकिंग, ये हो इंट्यूशन की बात है यहाँ पे, अच्छा सा वर्ड है ये। हाँ, वी कंक्लूड दिस चैप्टर विद अ फ्यू रिमार्क्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन हाउ मैथमेटिशियंस डिस्कवर रिजल्ट्स एंड हाउ फॉर्मल रिगरस प्रूफ्स आर रिटेन डाउन। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। बाद में एक होमवर्क है, ये मूवी देखिएगा आप, ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन यूज्ड वेरी हाई लेवल ऑफ इंट्यूशन, ऐसा पुस्तक में बताया है। तो एक अच्छी सी मूवी है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये देखिएगा, अच्छी मूवी है। इसमें इंट्यूशन के बारे में, उनकी जो एक चाइल्ड प्रोडिजी कह सकते हैं इसको आप, विलक्षण प्रतिभा, मैथमेटिकली विलक्षण थे ये, सब जानते हैं इस बारे में, अच्छी फिल्म है, देखिएगा। ये क्लास यहीं समाप्त होती है और मैथमेटिकल प्रूफ वाला चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर है। अगले क्लास में एक सप्लीमेंट्री क्लास ले लेंगे कि नेगेशन क्या होता है, नेगेशन का कंसेप्ट थोड़ा समझ लेंगे तो उसको आगे अप्लाई करना बड़ा आसान हो जाएगा। फाइन, तो हम लोग ये क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। मैथमेटिकल प्रूफ का चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। अगले क्लास में हम लोग नेगेशन का कंसेप्ट समझेंगे। टिल देन, गुड बाय।